चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नो डाउट हमारे इंडिया की जो टीम थी वो एशियन गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल लेके आ रही है। अपने देश का खेल है, अपने मिट्टी का खेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मेरा नाम है अंकित चौबे और आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पेशल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हम बात क्रिकेट की नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं देश की मिट्टी से जुड़े हुए खेल कबड्डी के बारे में। एक ऐसा खेल जिसने पिछले कुछ सालों में व्यूअरशिप के हिसाब से बात कर ले, पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात कर ले, टीवी पर दिखाए जाने के हिसाब से बात कर ले, तो उसने अपनी एक अलग पहचान बना दी है और उस खेल का नाम कबड्डी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। कबड्डी पर बातचीत करेंगे। करंट इकोसिस्टम क्या है, गांव का जो कबड्डी का इकोसिस्टम है वो कैसा है, खिलाड़ी किस तरह से निकल रहे हैं, भारत का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है और पीकेएल ने क्या दिशा दिखाई है कबड्डी को। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, विकास सर के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूँ। फॉर्मर को फाउंडर रह चुके हैं कबड्डी अड्डा के। इस कबड्डी के इकोसिस्टम से ये 4 से 5 साल से सक्रिय है। इन्होंने कबड्डी को बहुत क्लोजली देखा है, कबड्डी के बारे में बातचीत करी है, कबड्डी को कवर किया है। सो थैंक यू विकास सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू अंकित, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। And yeah, you can call me Vikas. No need to add the suffix, please. Okay, विकास। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, अपने अनुभव के बारे में बताएं। कबड्डी को आपने 4 से 5 साल, जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया कि आपने कवर किया है, कैसा अनुभव रहा सर और कबड्डी में आपका लगाव कैसे आया? कबड्डी नो डाउट अपने भारत का खेल है, इंडिजिनियस खेल है, अपने देश का खेल है, अपने मिट्टी का खेल है। और ज्यादातर जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे ये सुनने को जरूर मिलता है कि कभी ना कभी हमने अपने लाइफ में ये स्पोर्ट जरूर खेला हुआ है, कबड्डी का खेल। और जब मैं गांव पे, जब भी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में जाता था तो वहां पे मैंने भी खेला हुआ है बचपन में इनफैक्ट। और शुरू में इनफैक्ट हम लोग दूसरे बिजनेस में थे, दूसरे वर्टिकल्स में थे, और तभी 2014 में प्रो कबड्डी शुरू हुआ और प्रो कबड्डी ने सभी लोगों का ध्यान वापस इस खेल की तरफ मोड़ा। और मैं भी उनमें से एक हूँ जो प्रो कबड्डी शुरू होने के बाद बहुत एक्टिवली कबड्डी को देखने लगा, प्लेयर्स को जानने की कोशिश करने लगा, गेम को इन डेप्थ जानने की कोशिश करने लगा। तो कहीं ना कहीं वो 2014 जब प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई, वो टाइम है जब मैं कबड्डी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और देखने लगा। और वही टाइम है जब, अगर आप 2014 के पहले की बात करें, नो डाउट हमारे इंडिया की जो टीम थी वो एशियन गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल लेके आती थी हमेशा, लेकिन कभी कोई जानता नहीं था। ना ही तो टीवी पे इंटरव्यूज आते थे और ना ही उन प्लेयर्स के नाम को कोई जानता था, ना ही ये पता चल पाता था कि हाँ एशियन गेम्स में कबड्डी को गोल्ड मेडल मिला हो। लेकिन अगर बात करें क्रिकेट की या फिर दूसरे स्पोर्ट्स की, तो मीडिया में उसकी कवरेज, उसकी वाह चारों तरफ होता था, तो सारे लोग जानते थे। जी बिल्कुल। तो कबड्डी का कंटेंट कहीं था नहीं, कहीं ऑनलाइन कुछ था नहीं। हम लोगों ने उस स्पेस को देखा, हमने देखा कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आपके देश का खेल है और आपके प्लेयर्स इतने अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप एशियन गेम्स में आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो, जो ड्रीम होता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए, और आप वो कर रहे हो। तो नो डाउट ये स्पोर्ट्स को तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमने फिर कंटेंट से शुरू किया। हमने जब प्रो कबड्डी में देखा कि हाँ इतनी अच्छा गेम है, इतना फास्ट पेस्ड गेम है, फिर हमने धीरे धीरे 2017-18 शुरू में तो हमने इसके बारे में लिखना शुरू किया। शुरू में हमने देखा कि अच्छा इसको साइंटिफिकली हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे एनालिटिक्स से रिलेटेड हमने आर्टिकल्स लिखे। जो उस टाइम पे हम लोगों का एक वेबसाइट हुआ करता था messyfractals.com, उस पे वो आर्टिकल्स आते थे और उन आर्टिकल्स ने बहुत सारे कबड्डी प्रेमियों और इनफैक्ट प्रो कबड्डी की कुछ फ्रेंचाइजीज का भी ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया। और उसके बाद से वो जर्नी वहाँ से आगे बढ़ी और फिर मैं 2018 में, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग हैदराबाद नेशनल्स कवर कर रहे थे और वहाँ पे तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। वहाँ पे प्रदीप नरवाल थे, राहुल चौधरी थे और वहाँ पे देखने को मिला कि
वो स्टारडम जो मैं पीकेएल में देखता था कि ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ पे जब मैं गया तो मैं देखता था कि वो जैसे स्टेडियम से बाहर निकलते थे, आसपास कैसे फैंस उनके आ जाते थे, तो ये चीज़ें मिसिंग थी 2014 के पहले, लेकिन वो 2018 में मैंने देखा। और फिर लेकिन 2018 में भी अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट अदर देन पीकेएल इन प्लेयर्स के बारे में था नहीं जी। मुझे अभी भी याद है कि 2018 के उस सीनियर नेशनल्स में हमने करीब हर स्टार प्लेयर की प्रोफाइलिंग की, उनका इंटरव्यू किया, और उसको उस टाइम कबड्डी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे हमने दिखाया सबको, और सभी ने बड़ा सराहा। और वहाँ से हमने ये शुरुआत किया, वहाँ से प्लेयर्स के साथ हम लोग के हमने रिलेशंस बनाने शुरू किए। फिर एक जो बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है वो अभी भी इनफैक्ट है, और वो उसको हमने बहुत हद तक कोशिश किया कि उस क्षेत्र में हम लोग काम करें, वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट्स। अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, अभी एक प्रो कबड्डी लीग है जो इतने इंटरनेशनल लेवल पे ये लीग हो रहा है, दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अदर देन पीकेएल बहुत कम टूर्नामेंट्स हैं जो अभी होते हैं। अभी एक नेशनल है जो AKFI कंडक्ट करती है, उसके अलावा फेडरेशन कप है और कुछ और गिने चुने टूर्नामेंट्स है, उसके अलावा कोई टूर्नामेंट नहीं है, बाकी बहुत छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट है। उस स्पेस में फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हम लोगों ने टूर्नामेंट्स को कवर करना शुरू किया। जितने टूर्नामेंट्स पूरे इंडिया में होते थे मैक्सिमम हम कोशिश करते थे कि उन टूर्नामेंट्स में हम लोग जाकर उन टूर्नामेंट्स को कवर करें, प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दे, उनके लिए उनका एक प्रोफाइल क्रिएट करे, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करे कि अगर मुझे ये जानना है कि प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी के अलावा क्या करते हैं। प्रो कबड्डी तो उन्होंने 3 महीने खेला, लेकिन उसके अलावा वो क्या करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कबड्डी अड्डा हमने क्रिएट किया कि हाँ, वहाँ पे हमने पूरे इंडिया में टूर्नामेंट्स कवर करने शुरू किए, वहाँ पे उनके डेटा इकट्ठा हमने शुरू किया और ऐसे हमने शुरुआत की थी। तो थैंक यू सर, ये एक्सपीरियंस जो आपने बताया अपनी जर्नी, मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि एक जर्नी जो होती है कितने साल की मेहनत होती है और क्या आपने काम कर रखा है कबड्डी की लीग में। सर अगला सवाल मैं थोड़ा सा प्रो कबड्डी लीग पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग में खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। जैसे अभी आप बता रहे थे प्रदीप नरवाल का कि पहले कबड्डी के खिलाड़ियों को लोग पहचानते नहीं थे, प्रो कबड्डी लीग से हुआ ये कि उनको एक पॉपुलैरिटी मिल गई, उनको इतना बड़ा स्टेज मिल गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कबड्डी की जो पॉपुलैरिटी है, कबड्डी फ्लरिश करना हमारे भारत में, उसके पीछे पीकेएल एक बहुत बड़ा रीजन है या कोई और फैक्टर्स भी हैं उसके अलावा? अभी मौजूदा जो हालात हैं वो देखें, या फिर पीकेएल ने मदद किया कबड्डी के रिवाइवल में। कबड्डी पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन अभी वापस पीकेएल ने उसको रिवाइव किया। पीकेएल ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, पीकेएल, विदाउट पीकेएल। अगर विदाउट पीकेएल में बात करूं तो अभी भी भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ओवरऑल स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है खिलाड़ियों को। उनके पास इंडियन रेलवेज में जहां तक मुझे पता है 22 से 26 डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो इंडियन रेलवेज की टीम्स है। उसमें कबड्डी की भी टीम इंडियन रेलवेज की है, जिसमें अभी अगर प्रो कबड्डी की बात करें तो प्रो कबड्डी की 40 से 45 बहुत शानदार प्लेयर्स इंडियन रेलवेज के लिए काम करते हैं। इंडियन रेलवेज के अलावा बहुत सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में पुलिस की टीम है जो कबड्डी स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं। BPCL है, ONGC है, एयर इंडिया भी एक टाइम था कि उनकी कबड्डी की टीम थी। तो पीकेएल के पहले ये सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से प्लेयर्स जाते थे। तो कहीं ना कहीं कबड्डी तो था, वहां पे जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते थे, जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आती थी टीम, तो स्टेट उनको ऑनर करती थी, स्टेट उनको प्रमोशन देती थी। हमने यहाँ पे देखा है जैसे अजय ठाकुर अभी DSP हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे पुरस्कृत किए गए हैं स्टेट के द्वारा अपने परफॉर्मेंस को लेकर। तो ये प्रो कबड्डी के पहले भी था, प्रो कबड्डी के पहले भी एक ग्रोथ था, लेकिन विजिबिलिटी नहीं थी। विजिबिलिटी प्रो कबड्डी के आने के बाद विजिबिलिटी आई। प्रो कबड्डी के आने के बाद खेल में पैसा आया। जिन प्लेयर्स को एक छोटी सी सैलरी मिलती थी, अभी उस प्लेयर को एक पूरे साल का 1.65 करोड़ की अगर बात करें जो प्रदीप नरवाल को सीजन 8 में मिला, वो मिला। हर प्लेयर को उसके खेल के हिसाब से
पैसा मिलना शुरू हुआ, उनका खेल भी बदला। क्योंकि पहले जब आप खेला करते थे तो ये 30 कैमरास 16 कैमरास लगे हुए नहीं होते थे, तभी आप खेला करते थे, गांव में खेला करते थे, या अगर कोई नेशनल्स भी होता था तो सब कैमरास नहीं लगे हुए होते थे। अब आप कैमरे के सामने खेलते हो, जब आप कैमरे के सामने खेलते हो तो आपका खेल बिल्कुल बदल जाता है। मैं इन खिलाड़ियों से बात करता हूँ तो अक्सर बताते हैं कि जब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब हम लोग कैमरे के सामने जाके खड़े होते हैं, जब उस लाइट में हम लोग खेलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। तो वो सारी चेंजेस आई खिलाड़ियों में। खिलाड़ियों के स्किल्स अब बदल चुके हैं प्रो कबड्डी आने के बाद, क्योंकि आप कैमरे के सामने हो, आपका सारा गेम रिकॉर्ड हो रहा है। पहले एनालिस्ट नहीं हुआ करते थे, अब अगर प्रो कबड्डी की बात करें तो हर टीम में एक एनालिस्ट बैठा हुआ होता है। ऑक्शन के पहले पूरी एक स्ट्रैटेजी तय की जाती है कि किन खिलाड़ियों को खरीदना है, कैसे हमारी टीम मजबूत बनेगी। तो पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, पहले साइंटिफिकली खेल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से खेल खेला जाने लगा है। कहीं ना कहीं टीआरपी की बात करें तो टीआरपी में अब हम क्रिकेट के लेवल का एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा, क्रिकेट के बाद अभी कबड्डी ही है जो सेकंड नंबर पे है। नो डाउट वो गैप जो है वो काफी बड़ा है, बट स्टिल वी आर द सेकंड नाउ। तो बदलाव बहुत सारी आए हैं। नो डाउट जो मेजर ड्राइवर 2014 के बाद से बोले तो 2014 के बाद से मेजर ड्राइवर प्रो कबड्डी लीग ही है। उसके अलावा भी हमारे जो सरकारी नौकरियां हैं वो एक मेजर ड्राइवर रही हैं स्पोर्ट्स को ग्रो करने में। मैं अभी भी जानता हूँ हरियाणा के बहुत सारे गांव हैं जहाँ के सैकड़ों बच्चों को सरकारी नौकरी मिलती है खेल की वजह से, और उनमें से कबड्डी मेजर स्पोर्ट है। ये एक चीज बस मैं ऐड कर दूं, मैं अगला सवाल जरूर पूछूंगा आपसे। थोड़ा सा मैं विलेज इकोसिस्टम के बारे में समझना चाह रहा था। जो चीज आपने व्यूअरशिप की कही अभी, मुझे याद है कुछ साल पहले आईपीएल के बाद आईएसएल सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली लीग हुआ करती थी, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल पर जो बेस थी। लेकिन प्रो कबड्डी लीग जो है धीरे धीरे मतलब साइलेंटली क्या हुआ, जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उसकी, वो सेकंड नंबर पर आ गई प्रो कबड्डी इंडियन प्रीमियर लीग के बाद। और अच्छी चीज है सर कि हमारा ऐसा गेम जिसको हमने खुद ओरिजिनेट किया उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। सर मैं समझना चाहूंगा क्योंकि मिट्टी का खेल है, गांव को हम रिलेट करते हैं। जब मिट्टी की बात आती है गांव से बहुत खिलाड़ी आते हैं कबड्डी को, भारत का भी काफी खिलाड़ी रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। क्या इकोसिस्टम है सर, आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कबड्डी का इकोसिस्टम विलेजेस में क्या है सर? उसके बाद मैं अगला सवाल जरूर पूछूंगा विलेज का, लेकिन इकोसिस्टम अगर आप समझा दें कैसा है कबड्डी का। विलेज की अगर बात करें तो जहां तक मैंने देखा हुआ है अभी ओवरऑल, ऐसे तो हरियाणा में स्पोर्ट्स जो मेजर स्टेट्स हैं, जैसे उसमें एक हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हमने हरियाणा को बहुत क्लोजली देखा है। हरियाणा में नर्सरीज हैं, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पे नर्सरीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के कोचेज होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा अगर हरियाणा में बात करें तो आजकल गांव में भी बहुत सारे प्राइवेट एकेडमीज चलती हैं, उन प्राइवेट एकेडमीज में भी बच्चों को ट्रेन किया जाता है। वैसे ही अगर महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में हर जगह बहुत सारे क्लब्स हैं, उन क्लब्स में बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो सीनियर्स हैं उस एरिया के, उस गाँव के, वो सीनियर्स उन बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स चलते हैं जहाँ पे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। अभी जैसे सुनील परवेश की जोड़ी आपने सुनी है तो भैंसवाल कला, जहाँ से सुनील परवेश बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो दोनों भी एक ग्राउंड चलाते हैं। ग्राउंड चलाने का मतलब ये है कि क्योंकि अब वो स्टार प्लेयर्स बन चुके हैं तो वो वहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनके नाम से और 20 बच्चे और आके प्रैक्टिस करते हैं, 30 बच्चे और आके प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको इनके साथ खेलने का मौका मिलता है, इनसे सीखने का मौका मिलता है। वैसे ही पूरे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि एक एक गांव में 20-20, 30-30 बहुत अच्छे उम्दा खिलाड़ी हैं जी। और वो जिन ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे बाकी के बच्चे भी आके प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं जी। और गवर्नमेंट भी, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ नर्सरीज हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का वहाँ पे कुछ ऐसे उनके जो स्पोर्ट का उनका वहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिसी है, उसमें ये है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर इतने हो जाते हैं एक खास एरिया में तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक कोच अपॉइंट करती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से हरियाणा के गाँवों में काम कर रही है। रिसेंटली अभी मैं राजस्थान भी गया था, राजस्थान में भी अब धीरे धीरे ये
सिस्टम पेनिट्रेट हो रहा है, वहाँ के भी गाँवों में बच्चे अब निकल रहे हैं, वहाँ के गाँव के भी बच्चे अभी कबड्डी खेल रहे हैं। तो जनरली वहाँ पे ये है कि कोई जो पहले के सीनियर प्लेयर्स हैं वो उन बच्चों को सिखा रहे हैं, या कोई NIS कोच जो अभी आजकल आते हैं वो भी एक छोटी सी एकेडमी डाल के वहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके डिफरेंट स्टेट्स में मोर ओवर यही एक कल्चर है कि या तो सीनियर प्लेयर्स या गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जो कोचेज हैं वो, या शौक से जो कोचेज जो अभी NIS करके आते हैं वो बच्चों को वहाँ पे गाँव में अभी सिखा रहे हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे, बिकॉज किसी भी स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो होता है उस स्पोर्ट को आगे जाके ड्राइव करता है। अगर कोई यंग बच्चा है, उसको कोई डायरेक्शन देने वाला है, या किसी के अंदर कोई परखने वाला टैलेंट परखने वाली चीज, अगर आपके पास ऐसे कोचेज हैं या ऐसे लोग हैं जो ग्रास रूट पे अवेलेबल है, अगर वो है तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स अच्छी तरीके से फ्लरिश होता है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है सर इन लोगों का? गाँव से कैसे बच्चे पिक होते हैं, किस तरह के बच्चे पिक होते हैं, क्या देखता है अगर कोई टैलेंट पिक कर रहा है तो उन बच्चों में क्या देखा जाता है कि क्या मूव इनके अच्छे हैं, क्या रिफ्लेक्सेस इनके स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी जब अगर मैं वही वापस अगर 2014 के पहले की मैं बात कर रहा था कि उस टाइम कोई डेटा नहीं होता था प्लेयर्स का, और अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे डेटा आपको नहीं मिलते हैं। जब मैं कबड्डी अड्डा के साथ था और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स कवर किए और बहुत सारा डेटा भी इकट्ठा किया, तो डेटा नो डाउट एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं कि प्लेयर X जो रोहतक का है उसने कितने टूर्नामेंट्स में खेला है और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा टूर्नामेंट्स होते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे स्काउटिंग के लिए कोचेस जाते हैं। वो जो टूर्नामेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, फिर नेशनल लेवल पे होते हैं। नेशनल जो टूर्नामेंट होती है उसमें हर स्टेट पार्टिसिपेट करता है, हर स्टेट की टीम आती है। हर स्टेट की टीम में 12 बच्चे होते हैं। उन 12 बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो स्टेट चैंपियनशिप होती है पहले, जो अपनी स्टेट कराती है। अगर हरियाणा स्टेट है तो हरियाणा स्टेट अपनी एक चैंपियनशिप कराती है, जहाँ पे हरियाणा स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स अपनी टीम को लेकर आते हैं और वहाँ पे वो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, और वहाँ से फिर एक टैलेंट पूल बनाया जाता है 30-40 बच्चों का, जिनका फिर वापस कैंप लगता है, और उस कैंप से जो अपॉइंटेड कोचेस होते हैं टीम को सेलेक्ट करते हैं स्टेट के लिए। ये स्टेट चैंपियनशिप जो होता है उसके पहले हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराती है। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट के जो तमाम गांव हैं, 40-50-100 जो गांव हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं टीम्स बना के। जहाँ जहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से वो टीम बनाकर आते हैं और वहाँ पे वो खेलते हैं, और फिर वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है जो पार्टिसिपेट करती है स्टेट चैंपियनशिप में। स्टेट चैंपियनशिप में वापस वो 40 बच्चों का पूल बनता है, वहाँ से 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल जो टूर्नामेंट होता है वहाँ से एक पूल क्रिएट किया जाता है 40 प्लेयर्स का, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जो टीम बनती है इंडिया की, उसके सिलेक्शन के लिए। अभी जैसे पिछली बार जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था वहाँ से जो प्लेयर्स चुने गए हैं उनका अभी कैंप एशियन गेम्स के लिए जो चाइना में होने वाला है उसका दिल्ली में चल रहा है। जी सर। तो ऐसे ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इन्हीं टूर्नामेंट्स में। इसके अलावा भी 2-3 और टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज का रीजनल टूर्नामेंट होता है, पुलिस टूर्नामेंट होता है जिसमें सारे स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट आके खेलती है। इन टूर्नामेंट्स में अलग अलग, अभी जैसे प्रो कबड्डी की बात करें तो प्रो कबड्डी के कोचेस, प्रो कबड्डी का जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम है फ्रेंचाइजीज के, वो जाते हैं वहाँ पे, वो स्काउटिंग करते हैं, वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं, उनकी फिटनेस को देखते हैं, उनके बिल्ड को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में इस बच्चे ने कहाँ कहाँ खेला हुआ है, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। उनके वीडियोस अगर हैं तो उन वीडियोस को देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे इंजर्ड तो नहीं है, और फिर वहाँ से ये बच्चे टीम में आते हैं। अभी जो प्रो कबड्डी में जो सिलेक्शंस होते हैं उसमें जो क्वार्टर फाइनलिस्ट जो 8 टीम्स हैं उन प्लेयर्स के नाम तो डायरेक्ट आपके रजिस्टर में आ जाता है, ऑक्शन रजिस्टर में आ जाता है, लेकिन जो यंग प्लेयर्स हैं
उसके लिए प्रो कबड्डी लीग भी अलग से एक इनका पहले फ्यूचर कबड्डी हीरोज के नाम से प्रोग्राम होता था, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, वहां से करते थे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने सुना था, अभी जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी बनाम जो हरियाणा की दूसरी टीम थी उसने खेला था। तो इनके ये जो फाइनलिस्ट टीम है, इनके बच्चे अभी वो डायरेक्ट ऑक्शन पूल में जाएंगे, न्यू यंग प्लेयर्स के पूल में जाएंगे, ऐसा प्रो कबड्डी की तरफ से शायद अनाउंसमेंट हुआ है। मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने सुना है। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज हैं जहाँ पे कोचेस जाते हैं या फिर टैलेंट स्काउट जाते हैं, प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। सर फ्यूचर क्या है कबड्डी का? मैं अगर इसको समअप करूं, आगे का क्या फ्यूचर देखते हैं आप कबड्डी का? यहाँ से चीजें और इंक्रीज ही होंगी, लोग और ज्यादा जुड़ेंगे इस खेल से, बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे कि फ्यूचर क्या है इस खेल का, जैसे बाकी स्पोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, कबड्डी किस पैमाने पे ग्रो करेगी? जैसे बाकी स्पोर्ट की आपने बात की, तो अभी कम्पीट हर कोई क्रिकेट के साथ करता है, लेकिन क्रिकेट की एक लंबी जर्नी रही है, 40-45 साल की जर्नी रही है। और जब उन्होंने भी शुरू किया था तो काफ़ी छोटे से क्रिकेट शुरू हुआ था, और अभी जहाँ पे है वो काफ़ी बड़ा है। तो नो डाउट कबड्डी भी आने वाले टाइम में, चाहे वो व्यूअरशिप हो या फिर जो प्लेयर्स हैं, वो बढ़ने ही वाला है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में टूर्नामेंट्स का बढ़ना, प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स का बढ़ना। टूर्नामेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली मैनेज टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेशनली ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को मौका मिले। टैलेंट्स को मौका मिलेगा तब आप कैरेक्टर्स और हीरोज बिल्ड कर पाओगे। एवरी डिकेड, अगर पास्ट डिकेड, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो पास्ट 3-4 डिकेड्स की बात करें तो शायद मेरे पेरेंट्स ने गावस्कर को देखा था, मैंने सचिन, धोनी को देखा, अभी का जनरेशन कोहली को देख रहा है। तो हर जनरेशन के पास एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ओवर टाइम बिल्ड हुआ है। कैरेक्टर बिल्ड तभी हुआ है जब उनका स्क्रीन के सामने वो प्रेजेंट रहे थ्रू आउट। प्रेजेंट तब रहे जब उन्होंने नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स खेला है, तभी उनकी प्रेजेंस बढ़ी है, विजिबिलिटी बढ़ी है। वो कबड्डी में अभी मिसिंग है। कबड्डी में वो विजिबिलिटी अभी प्लेयर्स की नहीं है। प्रदीप नरवाल अगर 3 महीने खेलते हैं प्रो कबड्डी लीग, उसके बाद प्रदीप नरवाल कहाँ है दुनिया नहीं जानती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रदीप नरवाल बाकी के महीनों में भी कबड्डी खेले। अभी जो न्यू यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी जैसे सीजन 8 में हमने देखा कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो इंडिया के लिए खेलेंगे। चाहे वो अर्जुन देशवाल हो, चाहे वो मोहित गोयत हो, या जयदीप हो, या मोहित एक डिफेंडर थे वो हरियाणा में, वो हो। मोहित और जयदीप की जोड़ी ने बहुत अच्छा खेला था। असलम इनामदार हो, पंकज मोहिते हो, ये यंग प्लेयर्स आने वाले टाइम में इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी विजिबिलिटी स्क्रीन पे आए ज्यादा से ज्यादा। जब इनकी विजिबिलिटी आएगी तो वो स्टार बिल्ड हो, स्टार मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं मोहित का फैन बनूंगा, मैं असलम इनामदार का फैन बनूंगा। लेकिन असलम और मोहित अगर साल में सिर्फ 2 महीने आके खेल के चले जाएंगे स्क्रीन पे, तो मैं फैन नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उनको 7 महीने 8 महीने देखूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। खेल को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स इंक्रीज करना, इनका स्क्रीन टाइम को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नो डाउट स्काई इज द लिमिट फॉर कबड्डी। आने वाले टाइम में कबड्डी बहुत आगे जाने वाला है, और जैसा कि एसोसिएशन भी काम कर रही है, एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले टाइम में कबड्डी ओलंपिक्स में जाए। और एक बार ओलंपिक्स में जो भी स्पोर्ट चला गया तो कि उसके बाद, और इंडिया आई एम श्योर कि गोल्ड मेडल लेके जरूर आएगा ओलंपिक्स में। और इस बार एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो फिलहाल तो सारा फोकस एशियन गेम्स पे है। थैंक यू विकास सर, थैंक यू, क्योंकि हर तरह के सवाल मैंने आपसे पूछा और आपने बताया। मुझे लगता है जो ये वीडियो देखेगा उसको काफी आइडिया लग जाएगा कबड्डी के इकोसिस्टम का, विलेज में कबड्डी के इकोसिस्टम का, और सारी चीजें जैसे आपने बताया कि एक प्लेयर इंडिया के लिए कैसे खेलता है, क्या नजर होती है, पैनी नजर उसके ऊपर। सो थैंक यू विकास सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो भी लोग इससे देख रहे हैं, अगर आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये टॉक जो हमने डिस्कशन करी है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑल वॉक्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू विकास सर अगेन, एंड थैंक यू अंकित, थैंक यू।